देखिए, बहुत दिनों से मैं सेक्टोरल आउटलुक एंड ये सब वाले वीडियोस नहीं डाल रहा था। मेन रीज़न क्या था कि देखिए, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स ओवर वैल्यूड चल रहे थे, सभी सेक्टर अपने पीक वगैरह की तरफ चल रहे थे। बट एक पॉइंट आता है ना कहीं पे, जहाँ से वैल्यूएशन सही दिखने चालू हो जाते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मार्केट का बॉटम यही है, इसके नीचे मार्केट्स नहीं जा सकते हैं, एंड क्या पता रुक भी सकते हैं। तो किसी को कोई गारंटी नहीं होती कि मार्केट का बॉटम या मार्केट का टॉप कहाँ पे बनेगा। सब गेस करते रहते हैं, ठीक है। बट आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि सही टाइम पे सही सेक्टर में और सही चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, सो दैट क्या हो कि कभी तो मार्केट जब रिटर्न देंगे तब आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। और मार्केट्स का यही है, जब वो गिरते हैं बहुत शार्प गिरते हैं, रिकवरी भी उतना ही शार्प देते हैं। 2020 का क्रैश सबको याद ही होगा। उस समय तो मार्केट ने मौका ही नहीं दिया था, ना गिरते समय एंटर करने का, ना ऊपर जाते समय एंटर करने का। अभी भी वही चल रहा है, वॉर वगैरह के समय मार्केट एकदम सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है और मार्केट गिर रहे हैं। आगे चल के भी इसी तरह से सिचुएशन हो सकता है। थोड़ा सा और गिरने का मार्केट, वहां से थोड़ा सा और भी गिर सकता है। कोई इसमें एश्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहीं पे रुक जाएंगे या इससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे। बट आपको कहीं से तो खरीदना चालू करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सेक्टर वाइज एक बार डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम सेक्टर वाइज डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिखा दूंगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या कंपटीशन चल रहा है, और उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन में कौन सही दिख रहा है, कौन महंगा दिख रहा है, एंड ऑल दैट। ठीक है। एंड उसके बाद उस इंडस्ट्री का करंट वॉर से एंड ये जो इंक्रीज फ्यूल प्राइजेस है, उससे क्या असर उस पर पड़ने वाला है ना, ये सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, तो चलो वॉर हो सकता है डायरेक्ट हम पे इम्पैक्ट नहीं करता हो, बट इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस तो हमको इम्पैक्ट करते हैं। प्लस यूएस ने वेनेजुएला का ऑयल जब उठाया, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करना क्या था? उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करना था कि भाई किसी भी तरह से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। वो उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। 58-57 डॉलर्स पे चल रहा था क्रूड, वो शूट करके अभी ऑलमोस्ट डबल पहुंच चुका है। 110, 111, 115 के बीच में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वो जिस रेट में बेचते उसका वो डबल बेच पा रहे हैं। वो करने के लिए उनको करना क्या था? मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल करना था, और वही चीज उन्होंने करी। अब वो खुद चाहते हैं कि वॉर और लंबा चले। उसका मेन रीजन पता है क्या है? कि जितना लंबा चलेगा उतना दिन तक ये हायर रेट पे बेच पाएंगे चीजों को। तो यही इनका इवेंचुअल गोल बन के रखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इवेंचुअल गोल यही बन गया है तो क्या कर सकते हैं। बट हायर ऑयल प्राइसेस दुनिया में एक कंट्री को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, वो है इंडिया। मैंने ये चीज बार बार समझाई कि अभी आप जैसे देखो, एलपीजी वगैरह नहीं मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमको सप्लाई आ गई। बात समझिए, अगर आपका कनेक्शन है सिलेंडर का ना, आप बुक कर रहे हो 15, एक तो 25 दिन बाद बुक कर रहे हो, 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया बहुत बड़ा है। ठीक है। जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं ना, या जो डेली काम करके खाने वाले लोग होते हैं, या जो गरीब लोग होते हैं, उनको सिलेंडर वगैरह वैसे नहीं मिलता है। उनको जा जाके रिफिल कराना पड़ता है सिलेंडर। प्लस बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं कि बिहार से ट्रेन भर के लोग चले गए सूरत में, और गुजरात में अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उनको नहीं मिलता है ये सुविधा कि आप यहाँ पे गैस कनेक्शन ले लो, नहीं अलाउड है उनको। उनको टेम्पररी व्यवस्था करना पड़ता है। टेम्पररी व्यवस्था में वही होता है, छोटा वाला सिलेंडर, उसको जाओ डेली भरवाओ, मतलब वीक में एक बार भरवा लो, और उसके बाद उसी से खाना बनाओ। वो नहीं मिल रहा है, उसके कारण माइग्रेंट लेबर्स अलग अलग जगह से भाग रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद होने चालू हो चुकी हैं। और अच्छा, ये माइग्रेशन रिवर्स कब होगा? रिवर्स तब होगा जब सब चीजें इजीली अवेलेबल होने लग जाएंगी। ये नहीं कि मालिक फैक्ट्री खोलने को रेडी है तो आप लेबर आपको मिल जाएंगे, नहीं। जब तक वो लेबर के लिए खाने पीने का व्यवस्था नहीं होता, तब तक वो वापस नहीं जाने वाला। और ये
साइकिल्स ने ये समझाया है हमेशा कि जब भी एक पर्टिकुलर कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि हर कुछ दिन में आपको वापस भागना पड़ता है, तो आदमी ना वहीं पे जहां रहता है वहीं पे साधन खोजने लगता है। बिहार एक्सेप्शन है, जहां साधन खोज के भी कुछ नहीं होगा। काफी लोग अभी कमेंट करेंगे सर देखो बिहार बहुत डेवलप हो गया एंड ऑल दैट। यार बात समझो, रोड्स बन जाना इज नॉट डेवलपमेंट। मैं खुद बिहार से हूँ, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आज से 25 साल पहले हमने जो रोड्स देखे हैं और आज के रोड्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है, मैं मानता हूँ ये चीज। बट काम काज करने का साधन भी तो देखना होगा ना। काम काज करने का साधन ना पहले था ना आज है। और मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि नहीं है काम का व्यवस्था वहां पे। ये पूरे बिहार और ईस्टर्न यूपी के लिए एप्लीकेबल है, ये पूरे एमपी के लिए एप्लीकेबल है, ये बहुत सारे रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान के लिए एप्लीकेबल है, बहुत सारे रूरल एरियाज ऑफ बंगाल के लिए एप्लीकेबल है, झारखंड के लिए एप्लीकेबल है, उड़ीसा के लिए एप्लीकेबल है कि यहाँ से माइग्रेंट पॉपुलेशन जाती है बाहर काम करने। इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि यहाँ उतना काम नहीं है। तो ठीक है, आप मानो नहीं मानो, लेकिन इसके कारण हो क्या रहा है ना कि हर इंडस्ट्री हर सेक्टर पर असर पड़ रहा है। इन सब का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हुए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले स्क्रीन पे चलते हैं, पहला सेक्टर डिस्कस करते हैं बैंकिंग का। अच्छा पहले ओवरऑल पहले बता दूं बैंकिंग का। देखिए बैंकिंग कैसे चलता है, एक सेक्टर लोन लेता है, दूसरा सेक्टर लोन के रिपेमेंट करता है, तीसरे सेक्टर में बिजनेस ग्रोथ आता है और ये साइकिल चलता रहता है। अभी हो क्या गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल राइट नाउ। अब काफी लोग बोलेंगे सर रियल एस्टेट इससे सस्ता हो जाएगा, नहीं होगा भाई, उल्टा महंगा होगा। महंगा होगा, अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला जाएगा। अब क्यों महंगा होगा, क्योंकि यही लेबर वापस आते समय उनकी दिहाड़ी बढ़ चुकी होगी। जब वो वापस आएंगे तो आज अगर 600-700 रुपए की दिहाड़ी करते थे तो कल अगले 800 रुपए की दिहाड़ी करेंगे वो, क्योंकि वही लालच देख के उनके कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाएंगे उनको कि नहीं नहीं थोड़ा हम ज्यादा दे देंगे आ जाओ। तो दिहाड़ी का पैसा किससे होगा, हाउस ओनर से ही वसूला जाएगा। तो रियल स्टेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम आएगी कि डिमांड ऐसे ही कम होते जा रही है, प्राइस और बढ़ जाएगा। तो वो सेक्टर जो बहुत अच्छा कर रहा है अब करना बंद कर देगा। पूरे इंडिया में एक ही चीज में बूम चल रहा है रियल एस्टेट, और प्राइसेस वाइज आज भी वो करेक्शन नहीं होगा, आगे चल के भी नहीं होगा। बट जो डिमांड है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर लोन पे ही तो लेना होता है। भाई देखो, लोन रीपेमेंट की भी तो एक कैपेसिटी होती है ना। बैंक्स भी तो ये देखते हैं ना कि एटलीस्ट 60% आपका पैसा बचे, 40% ही आपके लोन में जाए, बहुत ज्यादा हुआ तो 50% जाए। अब इस केस में तो उल्टा हो रहा है ना, इस केस में तो कहानी उल्टी है क्योंकि प्राइसेस इतने हाई चले गए, इनकम उस तरह से ग्रो की नहीं है। तो हाउसेस के सेल्स आज भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेंट्री है जो ये प्रेफर कर रही है कि ठीक है रेंटल इनकम ही आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ लोग कहेंगे कि रेंटल इनकम तो सर ना के बराबर है। आप नहीं समझते हो कि इन्वेस्टर्स किस हिसाब से सोचते हैं। जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, वो सेफ्टी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। उनको ये चल जाएगा कि साल का 3% ही यील्ड आए या 4% ही यील्ड आए, बट उनको मार्केट 30% डाउन होते हुए नहीं चलेंगे। तो अभी जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन आया वो उनको नहीं चलेगा। उनको ये चलेगा कि चलो मेरा प्राइस स्टेबल रहे भले इनकम कम आए, तो वो अलग माइंडसेट से सोचते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक चैलेंज आ रहा है बहुत बड़ा, और वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बैंक्स के इंडिविजुअल लोन्स का बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। एंड सबसे ज़्यादा बैंक्स की स्टेबल अर्निंग जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि सिक्योर्ड लेंडिंग जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं से है। इंडिविजुअल कैटेगरी में सिक्योर्ड लेंडिंग सबसे ज़्यादा वहीं पे है, वहीं पे सबसे हमारा डर है।
तो ये एक दिक्कत है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या कर सकते हैं इसका? कुछ नहीं, अभी तो इमीडिएटली कुछ नहीं। ये एक चीज हुआ। दूसरे होते हैं फैक्ट्री ओनर्स, जो लोन वगैरह लेते हैं, जो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेते हैं टेक्निकली। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोग लोन लेते हैं, अभी उनके बिजनेसेस ही बंद पड़े हैं, तो वर्किंग कैपिटल कहाँ से होगा? तो वो एक प्रॉब्लम है। प्लस चूंकि हर चीज महंगी हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स है ना वो भी बढ़ जाएंगे। तो बैंक्स के लेंडिंग रेट बढ़ तो जाएंगे, एग्जिस्टिंग लोन्स कोई पे करने वाला है नहीं ना। अभी हमने जो साइकिल देखा था जिसमें इंटरेस्ट रेट कट हो रहा था, उसमें बैंक निफ्टी आपको बहुत बड़ा बूम करता हुआ दिखा था। बट जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ने का भनक समझ में आया, 1.5 महीने में देखिए 62,000 से गिर के 50,000 पे आ गया बैंक निफ्टी। यही हुआ ना। तो कितना वो फीबल डेवलपमेंट था, आप इमेजिन करिए कि कोई बेस नहीं था उस पे। मतलब वो जो अपराइज था या अपस्विंग था पूरा मार्केट का, वो कितना नैरो बेस पे था। इमेजिन करिए कि 1.5 महीने भी नहीं लगे वो पूरा टूट चुका। कितने ही दिन हुआ, 62,000 से 50,000 पहुंचने में मार्केट को टाइम नहीं लगा। और ये 1 महीने ही हुआ है, 1.5 महीना भी नहीं, 1 महीने में ही हुआ है ये। कैसे हुआ? बिकॉज उनके जो सबसे बड़े सिक्योर्ड लेंडिंग ड्राइवर्स थे, उन सब पे हिट लगा। प्लस इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट इन लेवल्स पे नहीं बैठे रहेंगे। करेंसी जो टूट रही है, अच्छा करेंसी टूटने का इम्पैक्ट ये भी समझ लीजिए आप। हुआ क्या है, करेंसी टूटने पे आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करा। अब इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या हुआ कि यूएस में 4% रिटर्न चल रहे थे, यहाँ 5.5% आ गया, 1.5% यहाँ पे बैठ गया। ठीक है। अभी तब सबको क्या दिखा कि यहाँ तो रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, वहां सिक्योर्ड लेंडिंग मिल रही है, प्लस इंडिया में करेंसी कन्वर्जन पे 2-2.5% का लॉस हो जाता है। तो इफेक्टिव रिटर्न आ गया 3.5-4% के आसपास। तो मेरे को 4% इंडिया में अगर मिल रहा है और 4% मेरे को यूएस में मिल रहा है, तो मैं एनी डे यूएस में इन्वेस्ट करूं। तो यहां से पैसे निकल के उधर एक्सोडस होने लगे, और एक्सोडस होने लगे तो आपके करेंसी में प्रेशर पड़ गया, और करेंसी प्रेशर पड़ गया तो हाल आप देख ही रहे हो। उसके कारण नेट इन्वेस्टर रिटर्न जो फॉरेन इन्वेस्टर्स था वो कम हो गया, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का रिटर्न कम हुआ तो वो और निकलने लग गए, और निकलने लगे तो और प्रेशर क्रिएट हो गया, और उसी कारण करेंसी टूटते टूटते 81 से 95 पे पहुंच गई है विद इन 1 ईयर। तो एवरीथिंग इज ए साइकिल, और इसका सबसे बड़ा डेंट लगा है बैंक्स को। नाउ जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड एनडीएफ का जो इशू से आरबीआई ने 2-3% करेक्शन कर लिया एक दिन में, एक वीक में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? आपने एक बार के लिए 31st को मार्केट को अच्छा रखने के लिए, मार्केट को पॉजिटिव दिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ये आपने एनडीएफ के मार्केट को खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरनेशनली इससे आपकी करेंसी का वैल्यू और खत्म हो गया, यही आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनली आपकी करेंसी का वैल्यू इससे इसके कारण और टूट गया। जो अभी नंबर्स में नहीं दिख रहा है वो 10 दिन के अंदर दिख जाएगा। एंड जो जून तक लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जून एंड तक हम शायद 100 के आस पहुंचेंगे, वो आप देखिएगा विद इन 1-1.5 मंथ हम पहुंच जाएंगे। तो एक दिन का शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आपने पूरे सिस्टम को ही हिला दिया, और एक दिन खाली आपको बुक्स ठीक रखने थे इसलिए आपने किया ना ये चीज। इतना शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं ना, इतना शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं कि उसके कारण क्या है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हम नहीं समझ पाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट का आर्बिट्राज आप खत्म कर रहे थे,
जिसके कारण इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स एटलीस्ट डेट फंड में पैसा रख रहे थे, तो उसी समय आपको ये समझना चाहिए था कि मनी एक्सोडस यहाँ से चालू हो जाएगा। बट हम इसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि एफआईआईज में कम एंड गो, इंडियन इन्वेस्टर्स विल एब्जॉर्ब ऑल द शॉक। भाई इंडियन इन्वेस्टर्स के पास एक लिमिटेड पैसा ही है। पता है लोग कहते हैं ना कि सर आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आज से नहीं, आप शुरू से मेरी वीडियो, जब से मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चालू किया तब से मेरी वीडियोस देखिएगा, मैंने हर क्रिटिसिज्म इनके इकोनॉमिक मैटर्स पे ही किया है। और अब धीरे धीरे सबको ये समझ में आने लग गया कि यस, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। खाली वो नंबर्स में दिख रहा है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट बन गए, हम 4 ट्रिलियन बन गए, ये बन गए, वो ट्रिलियन बन गए, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड नहीं है ये सब चीजें। और अब धीरे धीरे सब ये मानने लगे हैं। और यही चीज मैं शुरू से क्रिटिसाइज करता था कि सिर्फ सुपरफिशियल काम हो रहा है, एक्चुअल काम हो ही नहीं रहा है। और बड़े से बड़े अंधभक्त भी इस चीज में एग्री करते हैं कि यस, इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्होंने अच्छा नहीं किया है। बट उनसे अगर पूछा जाए आप क्यों वोट दे रहे हो, नहीं देश के लिए जरूरत है इनकी, तो वो ठीक है, उनका अपना पर्सनल एंगल हो सकता है। जैसे मैं यूपी में दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि उनके समय ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, डिस्टर्बेंस। वही सेम चीज लोगों को बंगाल में भी फील होता है। अब हर आदमी का फीलिंग अलग अलग हो सकती है, मुझे नहीं फील होता है कैलकाटा में रहते हुए, कुछ लोगों को बाहर रहते हुए फील होता होगा। तो उनको, उन्होंने वो देखा है इसलिए उनको फील हो रहा है, मुझे, मैंने नहीं देखा है इसलिए मुझे फील नहीं होता है। तो बस यही डिफरेंस है बस। बट पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ये गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत खराब कर चुकी है, एंड दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग ग्रेट। बीच में कुछ दिन तक जब सेबी चेयरमैन जस्ट चेंज हुए थे और उसी समय ये आरबीआई गवर्नर भी नए नए आए थे, वो 6-7 महीने ऐसा पीरियड था जिसमें आरबीआई गवर्नर और हमारे सेबी चेयरमैन दोनों अच्छा काम करने लगे थे। एंड समहाउ उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी अच्छी अच्छी चीजों का डिसीजन होने लगा था। बट वो 6-7 महीने ही हुआ, बस 6-7 महीने। फिर पता नहीं कहां पे ये फिर फंस गए। अचानक से क्या हो गया, वापस से वही वही झुंड में ये फंस गए। 6 महीने, बस 6 महीने, उसके बाद फिर से वही कहानी चालू हो गई। एंड यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक, यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि सिर्फ 6 महीने तक ही ये कर पाए। चलिए बैंक्स पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है उनका, एंड उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं। अब जैसे निफ्टी का हीट में उस दिन तो बहुत अच्छा था, चलिए एचडीएफसी बैंक में ही चलते हैं। अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक वेबसाइट रीड कर रहा हूँ, ट्रेडब्रेंस पोर्टल। ट्रेडब्रेंस पोर्टल सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो मैं उनका वेबसाइट रीड कर रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। करंट पे रेशियो एचडीएफसी बैंक का चल रहा है 15.52, इंडस्ट्री पी है 17 की। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा सस्ता चल रहा है। अगर इसका हम कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस पे जाते हैं, मैं बाकी नंबर्स वगैरह में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फाइनेंशियल तो देखिए अभी वापस से फिर इनके इस क्वार्टर के आएंगे, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं और मैं कॉम्पिटिटर्स पे जा रहा हूं। ठीक है, अभी कॉम्पिटिटर्स का अगर हम मार्केट कैप वाइज हटा दें, अगर हम पी रेशियो 17.72, याद है आपको इंडस्ट्री पी थी। अब नोटिस करो कि जितने भी मेजर बैंक हैं लाइक एच डी एफ सी, एस बी आई, ICICI, एक्सिस, ये सब इंडस्ट्री पी से सस्ते चल रहे हैं। महंगा सिर्फ एक कोटक चल रहा है। ठीक है, तो महंगा सिर्फ एक कोटक चल रहा है, बाकी सब अभी भी इंडस्ट्री पी से सस्ते चल रहे हैं। क्या ये बॉटम कहां पे बना सकते हैं, यू नेवर नो। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें ना, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन सब की पी हाई चलती है, तो इसीलिए इंडस्ट्री पी आपको हाई दिखाई देती है।
लेकिन आप नोटिस करेंगे तो ये सुटेबल रेंज है। नाउ आप ग्लोबली बैंक्स का अगर आप चेक करेंगे, इंटरनेशनल बैंक्स का, तो उनका पीई रेशियो 9 to 15 के रेंज में रेंज करता है। तो क्या यहां पे करेक्शन का और स्कोप नहीं है? डेफिनेटली है, करेक्शन के स्कोप्स हमेशा रहेंगे। बॉटम कहां बनते हुए देखते हैं? बॉटम समवेयर 13 to 14 के रेंज में लार्ज बैंक्स के बन जाएंगे। एसबीआई का ऑफ लेट पी 8-9 से शूट करके 13 तक चला गया था। वो धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ उसमें भी दिखाई दिया है। क्या करेक्शन और डीप नहीं हो सकता? हो सकता है, बट यहां से पी वाइज करेक्शन 10% ज्यादा अभी नहीं दिखाई देता है। यानी कि ये 15.52 है तो 1.5 मतलब 14 से नीचे पी जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। एक दिन दो दिन के लिए चला भी गया तो वो रिकवर कर जाएगा, वहां पे वो इन्वेस्टेबल बन जाएगा। एंड अगर शेयर होल्डिंग पे जाए तो एफ की होल्डिंग कितनी है? 47.67%। ठीक है, तो उस हिसाब से अब इसी को अगर हम दूसरे बैंक से कंपेयर करें, लाइक आईसीआईसी से इस पे आएंगे, तो इनका भी वही चीज है। पी रेशियो 16.44 चल रहा है, इंडस्ट्री पी के एवरेज 17.7 है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पेग रेशियो भी ठीक है, बिटा मार्जिन वगैरह सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट आप जैसे ही नीचे जाएंगे, इनमें भी एफ होल्डिंग 44% के आसपास। तो एफ की बल्क होल्डिंग ये सब कंपनी से बैठी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और चूंकि एफ बेच के भाग रहे हैं, इसी कारण आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इन बैंक्स में प्रेशर क्यों है? क्योंकि एफ को बेचना है, और एफ में 50-50%, 45%, 48%, 44% तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसलिए वो इतना आपको बैंक्स में प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट अगर प्राइसिंग वाइज देखेंगे तो इंडियन पी के हिसाब से, इंडियन लॉजिक्स के हिसाब से ये बहुत महंगा अभी भी नहीं है। अगर एसबीआई पे चले, अब एसबीआई में आपको लेकिन देखिएगा कि इसमें एफआईआई होल्डिंग कम होगी, और इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि एसबीआई कंपेरेटिवली उतना ज्यादा नहीं टूट रहा है जितना कि बाकी टूट रहे हैं। इनका अगर आप आएंगे तो इनकी एफआईआई होल्डिंग 10% के आसपास ही है। राइट, क्यों? क्योंकि एफ इधर ओन ही नहीं करते हैं, तो एफ इसीलिए कंपेरेटिवली जब अगर आप ओवरऑल साल दर साल का नंबर्स निकालेंगे तो इनमें आपको प्रेशर कम दिखाई देगा। क्यों? यहाँ एफ होल्डिंग्स कंपेरेटिवली कम है, तो होल्डिंग ही कम है तो बेचेंगे क्या? तो ये चीज हो गई। तो इसी हिसाब से अब आते हैं जो नेक्स्ट बिग सेक्टर है, विच इज आईटी, उस पर एक बार चलते हैं। ठीक है, तो चलिए टीसीएस ही खोल देते हैं सीधा। अब टीसीएस में आते हैं। अब नोटिस करें टीसीएस की पी क्या चल रही है, 17 पॉइंट समथिंग, क्योंकि लार्ज आईटी कंपनी है तो इसकी पी नेचुरली कम होगी। इंडस्ट्री पी 35 की है। पेग रेशियो इसका बैंक से अच्छा चल रहा है, आरओसी सब अच्छा चल रहा है, तो गड़बड़ कहां हो रही है? होल्डिंग में दिखाते हैं। अब देखिए इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो फिक्स है 71.77%। तो प्रमोटर्स तो बेच रहे हैं, टाटा ग्रुप क्यों बेचेगा? बेच कौन रहा है? आप देखिए एफ की होल्डिंग 12% थी, कंटिन्यूस ये डिक्लाइन की जा रहा है। अब ये क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन इनके डिक्लाइन का ये है क्योंकि इनको दिख रहा है कि यूएस की टेक कंपनीज अच्छा रिजल्ट कर रही हैं। यूएस की टेक कंपनी एडवांस्ड एआई प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो हम एक ऐसी कंपनी जो मैन पावर ही सप्लाई करती है, टेक्निकली टीसीएस इज ए मैन पावर कंपनी। आपको लगता होगा सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये है वो है, नहीं, टीसीएस इज ओनली ए मैन पावर कंपनी, दैट्स ऑल। और सॉरी, आप टीसीएस के एम्प्लॉय अगर हो तो आपको बुरा लगा, एक समय मैंने भी टीसीएस के लिए काम किया है 1 साल। ठीक है, तो बात समझिए कि ऐसा नहीं है, बट रियलिटी यही है कि वी आर जस्ट मैन पावर फॉर देम। एंड जब एआई का जिस तरह से चल रहा है तो वो मैन पावर का यूजेस ही तो रिड्यूस करने जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो? इसीलिए एफआईआई उसमें बेचे जा रहे हैं। तो इसमें स्ट्रक्चरल इशू है इस सेक्टर में। बैंक्स का मैंने क्या बताया, टेम्पररी इशू है। टेम्पररी इशू क्या है?
जब तक फैक्ट्रीज वगैरह रीस्टार्ट नहीं होती उनका बूम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जब तक वर्क कंडीशन स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वापस से काम मिलना नहीं चालू हो जाता, तब तक दिक्कत है। बट जब तक वो हो रहा है तब तक तो अभी टाइम है, तो बैंक्स में वहां दिक्कत चल रही है। लेकिन यहां पे क्या है, स्ट्रक्चरल इशू है, क्योंकि दीज आर मैन पावर कंपनीज एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूसिंग डे बाई डे बिकॉज ऑफ एआई, स्पेशली रिपीटेटिव वर्क वाले या सपोर्ट वाले, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वही यहां दिखाई दे रहा है। और इसी कारण क्या है कि इसका अगर हम एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखना चाहेंगे तो आपको ये शार्प डिक्लाइन दिखेगा। 2-3 साल का अगर हम चार्ट देख ले तो ये 4400 4500 से गिर के आज 2400 बैठा हुआ है। ठीक है, सेम चीज अगर आप और नीचे चले, इनके कॉम्पिटिटर्स को देख लें, इनके कॉम्पिटिटर्स का भी यही हाल है। और इंडस्ट्री पी मैंने दिखाया ही कितना हाई था, 35 36 ऐसा था। बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स का देखिए सबका कम है। इधर जो छोटी आईटी कंपनीज है उनका ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, उसमें भी करेक्शन हो सकता है। अभी इन्फोसिस में भी चले तो उसमें भी वही हाल आपको दिखेगा, इसमें कोई अलग हाल नहीं दिखेगा आपको। इसका भी एक साल का अगर हम देखें हिसाब किताब तो यही है, 1600 1800 था, बीच में ये 2000 तक गया था। 2000 से ये गिरते गिरते 2000 समथिंग पे पीक लगाया, वहां से गिरते गिरते आज 1300 पे है। ये 3 डिजिट भी जाएगा, मेरा एंटिसिपेशन ही है, क्योंकि इस सेक्टर में स्ट्रक्चरल इशू है। हाँ, लेकिन ये है कि काफी लोग ये कहेंगे कि तब हम करें क्या, फिर इसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें एंड ऑल दैट। देखिए आईटी सेक्टर ऑन ए होल, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, आईटी सेक्टर ऑन ए होल पूरा एक स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रहा है। वो चेंज अभी दिखेंगे नहीं इमीडिएटली, 1-1.5 साल लगेगा दिखने में। तो नेक्स्ट 1-1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये मान के चलेंगे कि नेक्स्ट 1-1.5 साल नेगेटिव रिटर्न्स या जीरो रिटर्न्स हो सकते हैं, तो फिर सेक्टर ठीक है। बट ये है कि इस पूरे एक साल में आपको वो करने का मौका मिलेगा, इन्वेस्ट करने का मौका मिलते रहेगा धीरे धीरे। बट अगेन आप पॉइंट ब्लैंक होके किसी एक पर्टिकुलर शेयर में करेंगे, आप डूबेंगे। और अनलेस यू आर वेरी लकी एंड यू हैव ए गॉड्स ग्रेस ऑन योर हेड, नहीं तो धीरे 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 आपको प्लान करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी वही कहानी है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होनी। तो रेवेन्यू ग्रोथ आप देखिए एकदम क्लियर लैडर चढ़ते जा रहा है, बट प्रॉफिट स्टैग्नेट होते जा रहा है। और मान लो साल में 10% बढ़ भी गया तो वो आपको पता ही वो नेचुरल ग्रोथ है, वो कुछ वो नहीं है। नेचुरल ग्रोथ इन्फ्लेशन का ही 6-7% होता है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप। अब इसमें भी वही आपको हाल दिखेगा, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम दिखेगी, डीआईएस की ज़्यादा दिखेगी, पब्लिक की भी ठीक है। लेकिन एफआईएस की होल्डिंग, ये एफआईएस का डार्लिंग स्टॉक था, 33% से 29% पे आया हुआ है। अभी मार्च के नंबर आएंगे तो ये और कम दिखेगा, 28% के आसपास दिख सकता है। तो एफआईएस इसमें जम के बेचना है, इसीलिए इन्फोसिस टीसीएस से ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। तो ये एक आपको दिक्कत दिखेगी। तो इस सेक्टर में स्ट्रक्चरल इशू है, स्ट्रक्चरल इशू है। तो अगर किसी को प्ले करना है तो ये ध्यान रखिएगा, एक साल तक नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। आप धीरे धीरे इसके आईटी के म्यूचुअल फंड्स में या आईटी के वो में सॉरी ईटीएफ्स में धीरे धीरे करके एकुमुलेट करना चालू कर सकते हैं एज एन एसआईपी फॉर्म, सो दैट क्या होगी आपका एवरेजिंग थोड़ा सा बेटर हो। मेरा मानना यह है कि दिक्कत रह सकती है। अब आते हैं मेटल सेक्टर में, चलिए हिंडाल्को ही खोल लेते हैं। ना किसी भी इकोनॉमी में मेटल्स कंजम्पशन ड्राइव कर, मेटल्स ये बताते हैं कि कोई सेक्टर कितना अच्छा कर रहा है या कोई कंट्री कितना अच्छा कर रही है। ठीक है, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो मेटल्स अभी भी अपने हाई के आसपास ही चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मेटल्स का सुपर साइकिल चल रहा था बहुत दिन से और अभी भी चले जा रहा है। मेटल्स में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल होती है, पीई बहुत हाई दिखता है, बट यूजुअली इंटरनेशनली मेटल्स के पी रेशियो 10-12 के रेंज में ही चलते हैं। तो हिंडाल्को हो गया, फिर इसी तरह बाकी कंपनीज भी, इनके कॉम्पिटिटर्स जो है अगर आप इनको देखेंगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स भी सब हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्युमिनियम, कॉपर, सबका इसी तरह चल रहा होगा। खाली बस एक हिंदुस्तान कॉपर का पी ज़्यादा चल रहा है, बाकी जो बड़ी कंपनी नेशनल एल्युमिनियम, हिंडाल्को, हिंजिंग, इन सब की पी कम ही है। क्यों कम है, सेक्टर ही ऐसा है। नाउ जब सब चीज, वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगा, जब नेशंस रीबिल्ड होंगे, ईरान रीबिल्ड होगा, इसराइल रीबिल्ड होगा,
सबसे ज्यादा डिमांड पता है किस चीज का होगा? मेटल्स का। और मेटल सुपर साइकिल में इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि अब यहां से थोड़ा सा ही परसेंटेज हाइक में इन्फ्लेशन ये बहुत बड़ा ड्राइवर बनाएंगे। जब इन्फ्लेशन ड्राइवर रहेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? और बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सो दैट इनका कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो, कंट्रोल हो। तो प्रोबेबली ये सेक्टर में आपको इतना करेक्शन देखने नहीं मिला है, बट इंटरेस्ट रेट का जब अप साइकिल अगर चालू हो जाता है नियर फ्यूचर, तो आपको देखने को दिख सकता है। क्या एफआईआई यहां नहीं बेचना है? आप नोटिस करिए, जब हमने दो सेक्टर्स दिखाए आपको, आईटी एंड बैंकिंग, उसमें आपको एफआईआई होल्डिंग गिरती हुई दिखी थी। मेटल्स में बढ़ती हुई दिखी है। क्यों? इनको भी पता था ये अच्छा चल रहा है। बट अब जब इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू होंगे, तो देखिएगा यहां पे एफआईआई सेलिंग चालू कर देंगे। तो फॉर नियर फ्यूचर शायद ये सेक्टर उतना अच्छा करता हो ना दिखे। इमीडिएटली हो सकता है करे, क्योंकि जैसे ही वॉर खत्म होगा, रीबिल्ड होगा, चीजें रीबिल्ड होंगी, तो उसमें क्या होगा, इनके डिमांड बढ़ेंगे, प्राइजेस हाइक होंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ 8 मंथ हो सकता है आपको ये स्टेबल दिखे, ग्रोथ में दिखे, जैसा भी दिखे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ना चालू हो गए, ये फंस जाएंगे, ये ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद इन्वेस्टर्स वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट का मौका है अभी। ठीक है। सिमिलरली अब हिंदुस्तान जिंक का भी देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। यहां देखिए प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स बेचे क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्राइस हाई है तो इन्होंने अपने प्रमोटर्स ने बेचे हैं। बट एफ की होल्डिंग इतनी कम थी, धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया है। ये नोटिस करिए आप, जहां पे एफ सब जगह बेच रहे हैं, यहां खरीद रहे हैं। नेशनल एल्युमिनियम को भी देख लीजिए, 3 4 कंपनीज देखेंगे तब तो आपको कोरिलेशन समझ में आएगा। और इसकी पीई बहुत हाई है, नहीं सॉरी इंडस्ट्री की, स्टॉक की बहुत कम है। ठीक है, अब इसकी शेयर होल्डिंग में अगर हम गए तो इसके प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, इसके प्रमोटर्स नहीं बेच रहे हैं। बट एफ की होल्डिंग देखिए किस तरह से भाग रही है। यानी कि हिंडाल्को आपको बढ़ता हुआ दिखा, आपको अल्मुनियम बढ़ता हुआ दिखा, आपको ये क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि एफ होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। यहां बेच कौन रहा होगा पता है? पब्लिक। पब्लिक एंटर कहां कर रही होगी? पब्लिक एंटर आईटी में कर रही होगी, बैंक्स में कर रही होगी। डीआईए इसको बेच रहे हैं, एफ इसको खरीद रहे हैं। तो ये मेटल हो गया। फार्मा में चलते हैं। सन फार्मा खोलते हैं। ठीक है, फार्मा में नोटिस करिए पी रेशियो 33 चल रही है, इंडस्ट्री पी 46 चल रही है। फार्मा को लेके प्रॉब्लम क्या है? फार्मा में ये प्रॉब्लम है कि इसका जो ग्रोथ है, ठीक है, अगर हम लास्ट 1 ईयर का नोटिस करेंगे तो आपको ये ऑलरेडी अपने पीक पे दिखाई दे रहा है। क्या ग्रोथ यहां से बढ़ सकता है? मे बी नॉट। बट एक बार होल्डिंग ट्रेंड देख लीजिए, शायद क्लैरिटी मिल जाए आपको। क्या प्रमोटर्स बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। एफ लेकिन बेच रहे हैं। अब एफ क्यों बेच रहे हैं? एक तो पहला बात, हाई प्राइस चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं। दूसरा चीज, क्रूड महंगा होना फार्मा के लिए खराब है। ध्यान से सुनिएगा, क्रूड महंगा होना फार्मा के लिए खराब है, क्योंकि फार्मा के मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, या फर्स्ट लेवल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो क्रूड के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स ही होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स ही होते हैं। और उसके कारण क्या होगा? ये महंगा होगा। तो लोग क्या करेंगे फिर? जेनरिक मेडिसिन की तरफ भागेंगे। एंड जेनरिक मेडिसिन की तरफ जब भागने चालू करेंगे, तब क्या होगा वहां पे? जब जेनरिक मेडिसिन की तरफ भागेंगे तो वहां पे फिर क्या है कि इनकी डिमांड कम होगी। तो जैसे सन फार्मा सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद डिवीस लैब है, टोरेंट फार्मा है, ये सब हैं। आप एक बार नोटिस करो इनके पीई को। डिवीस एंड टोरेंट कितना हाई पीई पे चल रहा है।
ठीक है, तो इनमें ना कभी भी पीई रेशियो के बेसिस पे जज करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे लुपिन थोड़ा सस्ता चल रहा है, बट पॉइंट ये है, किस लिए सस्ता चला है किसी को नहीं पता होता है। बट फार्मा एज ए सेक्टर प्रॉब्लम कहाँ दे रहा है कि वो ना टॉप आउट करने की कोशिश करने जा रहा है। नहीं होता कि एक सेक्टर अब लग रहा है कि टॉप आउट कर सकता है, तो अगर आप इसका वो भी देखेंगे, इसका भी चार्ट देखेंगे, तो ये यहाँ पे पिक आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट इस और जब पिक आउट करते रहता है कोई सेक्टर, तो पता है क्या होता है सबसे ज्यादा एक्सोडस किसका होता है? इंस्टीट्यूशंस का। यहां पे नोटिस करिए एक चेंज है, डिवीस में एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन तो ये कर क्या रहे हैं? ये माइग्रेट कर रहे हैं एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में। बट क्या सेक्टर से निकल रहे हैं? ट्रेंड ये नहीं कह रहा है। सेकंड स्टॉक हमने देखा, अब थर्ड स्टॉक एक बार देखते हैं। जैसे और जगह क्या था, क्लियर ट्रेंड दिख रहा था, एफ निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक बार देखते हैं, इसका भी एक बार देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग सेम है, यहाँ पे एफ का देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट इनके भी स्टेबल है। तो इस सेक्टर से ये नहीं निकल रहे हैं। तो प्राइस हाइक होगा फार्मा में, ये इनको पता है, फिर भी इस सेक्टर से ये निकल नहीं रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इंसान दवाई खाना नहीं छोड़ सकता। रोटी खाना कम कर देगा इंसान, दवाई खाना नहीं कम कर सकता। ठीक है, तो दवाई खाना इंसान बंद नहीं करेगा, वही मान के चला जा रहा है। अब लुपिन का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चर्चाओं में बहुत रहता है। एक साल में इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चल रहा है, तो अभी एफ की होल्डिंग इसकी भी देखेंगे तो आप स्टेबल ही दिख रहा है। 21-22% बीच में एक बर्थडे पाया है, फिर वापस राइज आ गया है। तो ये सेक्टर नहीं छोड़ रहे हैं एफ ये सेक्टर कब छोड़ेंगे ये पता नहीं। सेफ्टी नेट इनको यही दिखता है, क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फार्मा इज ऑलवेज ए डिफेंसिव सेक्टर। एक जगह से निकाल के पैसा कहीं पार्क करना है तो वहां किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे एफएमसीजी में। अच्छा, एफएमसीजी करने के बाद ये वीडियो बंद करूंगा। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी सब सेक्टर्स भी नहीं देखना चाहिए एंड ऑल दैट। मैं बोलता रहा हूँ कि चारों मेन सेक्टर्स का या पांचों मेन सेक्टर्स का क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसकी भी पी देखिए आप, हाई दिखेगा आपको। ठीक है, इंडस्ट्री पी से ये नीचे ही चल रहा है, तो इंडस्ट्री पी इसमें हमेशा हाई रहती है। ओके, यहां एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए। प्रोमोटर होल्डिंग एकदम फिक्स है, प्रमोटर भी इनके एफ ही हैं टेक्निकली, बट ठीक है वो फिक्स है। एफ का यहाँ बीच में कैटेगरी चेंज था, वो छोड़ दीजिए, बट इनकी भी होल्डिंग स्टेबल है। जबकि स्टॉक परफॉर्मेंस आप देखेंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस डिप दिखेगा आपको, बट एफ यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। ये वाला अलग है, क्लासिफिकेशन एरर था उस समय जून में कि वो एफ ट्रीट करें या नहीं करें। बट आप नोटिस करिए तो एफ होल्डिंग इनकी स्टेबल है, खराब नहीं हुई। क्यों? अगेन प्राइस हाइक होगा, कोई उपाय नहीं है। इन्फ्लेशन आएगा, चीज़ें महंगी होंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी, आपके पास उपाय क्या है? खरीदेंगे ही, खरीदेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ पे? अब आप नेस्ले का देखिए, इतना हाई पी चलता है इसका। ठीक है, ब्रिटानिया वगैरह देखिए, तो अभी ब्रिटानिया भी चलते हैं। अगेन इसका भी पी 54। एक साल इसका भी परफॉर्मेंस देखेंगे एक साल का, तो आपको ये दिखेगा कि ऊपर से अभी कुछ दिन पहले से करेक्शन दे रहा है। क्या इसके प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गए हैं? नहीं। शेयर होल्डिंग देख लीजिए, इसमें भी आपको क्लियर पैटर्न दिखेगा कि थोड़ा सा डिक्लाइन है। अब डिक्लाइन एक्चुअल में नहीं था और इसमें है, ऐसा रीजन क्या है? ब्रिटानिया क्या बनाता है और एक्चुअल क्या बनाता है, दोनों में डिफरेंस देखिए। कंजम्पशन का पैटर्न में डिफरेंस है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉर्मल बिस्किट्स हैं वो सस्ते आते हैं, बट जो हाई वैल्यू बिस्किट्स हैं, कुकीज हो गया, वो हो गया, उनका मार्जिन जो ज़्यादा होता है जिनका, उनका कंजम्पशन कम हो जाता है।
तो वहां पे डिफरेंस है। तो इसी कारण ट्रेंड में भी डिफरेंस है। बट अब यहीं पे एक बार नेस्ले में चलते हैं, क्योंकि नेस्ले तो अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। अब इनमें एक बार होल्डिंग्स आप देख लीजिए एक बार, आप नोटिस करिए ये भी होल्डिंग एकदम स्टेबल है। 0.1 to 0.1% का डिफरेंस आ रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग का कोई चेंज नहीं है। प्राइस वाइज क्या करेक्शन नहीं हुआ है इसमें, तो आप नोटिस करेंगे रिसेंट हाई से इसमें भी करेक्शन है। तो क्यों ऐसा ये होल्डिंग इस तरीके की दिखाई दे रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी स्टेबल है, एफआई होल्डिंग भी स्टेबल है। क्योंकि नेस्ले के जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वो बेबी फूड्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, वो बिकना बंद नहीं होते हैं। इंसान भूखे मर जाएगा, बच्चा को जरूर खिलाएगा। तो कंजम्पशन पैटर्न को देखना होगा, कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी में है वो देखना होगा। अभी टाटा कंज्यूमर पे चलते हैं, चलिए। ठीक है, टाटा कंज्यूमर बेसिकली क्या है, टाटा टी और ये सब है। ठीक है, इसका पी रेशियो भी देखिए काफी हाई चलता है। क्या करेक्शन हुआ है, रिसेंट डेज में करेक्शन हुआ है। इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगा। प्रोमोटर होल्डिंग तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई आई होल्डिंग्स आप देखेंगे तो ये भी स्टेबल में ही काउंट करिए, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1-2% का डिफरेंस है। क्यों है, इसकी होल्डिंग स्टेबल क्यों है। इन, इंसान सुबह उठते ही चाय पिएगा, हैबिट नहीं चेंज करेगा। उल्टा, खाना नहीं मिले चाय मिल जाए तो चल जाएगा। तो इंडियन मार्केट ना, इस तरीके से एक एक प्रोडक्ट आपको देखना पड़ेगा, और एक एक प्रोडक्ट इस तरीके से ही आपको चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसको देखना क्या है। आप लोग को चाहिए होता है टिप्स, टिप मिल जाए। एक बार ऑटो कंपनीज पे चलते हैं, चलिए मारुति पे चलते हैं। इंडस्ट्री पी 17-18 की है, करंट मारुति का पी 26 का है। एक साल में क्या करेक्शन हुआ है, यस करेक्शन हुआ है, 17-18 हजार से गिर के नीचे आया, बट अभी भी बहुत हाई चल रहा है। इनके होल्डिंग पैटर्न्स को देख लीजिए एक बार। प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है, एफ आई आई होल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट स्टेबल या बढ़ता हुआ देख सकते। क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ तो रीजन होगा। इनके कॉम्पिटिटर्स का देख लेते हैं। इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि जहां से एफ आई नहीं निकल रहे हैं, वही एक्चुअली सेक्टर होता है जहां पे आप भी स्टेबली बैठ सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखिए, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, एफ आई आई होल्डिंग थोड़े से डिक्लाइन में है। क्यों डिक्लाइन आपको, इसमें भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, देखिए आधा आधा परसेंट ही क्वार्टर में कम हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है। बट क्यों आपको मारुति में ज्यादा डिक्लाइन नहीं दिखा, एंड महिंद्रा में ज्यादा डिक्लाइन दिखा, क्योंकि महिंद्रा प्रीमियम कार सेगमेंट्स में है, जहां पे थोड़ा सा भी प्रेशर है। बट लोअर टीयर कार्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में आज भी मारुति का कोई कंपटीशन नहीं है। और लोग अपना ना 1 लाख 1.5 लाख बचाने के लिए प्रेफरेंस चेंज कर लेते हैं कभी कभी। तो अगर प्राइस हाइक होता है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट वर्स पड़ेगा महिंद्रा टाइप की कंपनी पे, कंपेयर टू आपके मारुति टाइप की कंपनी पे। और इसी तरह अगर आप बाकी का भी देखेंगे, अब आइशर मोटर का देख लेते हैं, क्योंकि बाइक वाले सेगमेंट में है। ठीक है, अभी बाइक वाले सेगमेंट में आते हैं। इसकी इंडस्ट्री पी तो बहुत हाई है, ये पी रेशियो, अच्छा इंडस्ट्री पी हाई क्यों है, ओला ओला के कारण है, छोड़ दीजिए उसकी बात। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, एफ आई आई होल्डिंग आप आइशर मोटर में बढ़ते हुए देखिए। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल बाइक्स हैं उससे मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम बाइक्स की तरफ मूव होते जा रहे हैं। तो सबको अब थोड़े से ना हाई सीसी हाई मार्जिन वाले बाइक्स चाहिए होते हैं।
अब उसके कारण हुआ क्या, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने से क्या हुआ, एफआईआईज का इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के डिमांड नहीं कम हो रहा है, स्पेशली बाइक वाले सेगमेंट, क्योंकि इनका मार्केट पहले भी अलग था और आज भी अलग है। एक एक मार्केट वाइज आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। आप बजाज ऑटो का लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, प्राइस करेक्शन आपको दिख रहा है। चलिए, शार्प डिक्लाइन दिख रहा है। बजाज सिर्फ बाइक तो बनाता नहीं है, मेजोरिटी सेल्स उसकी किसकी है, ऑटो की। ऑटो किससे चलते हैं, सीएनजी से चलते हैं। सबसे ज्यादा इशू कहाँ हुआ है, गैस में हुआ है। आप कुछ लोग बोले सर सीएनजी में इशू नहीं है, इशू हर जगह है बॉस, दिखता नहीं है बस। सीएनजी थोड़ा बहुत इंडिया में है अवेलेबल, ये बोल के आपको दिख नहीं रहा है, एलपीजी नहीं है इसलिए दिक्कत दिख रही है, बट इशू तो हर जगह है, तो इशू कहीं बदल नहीं रहा है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।